और मैं हूं आपके साथ विनय पंत। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश सर की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सर साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है और सर आपने जब भरतपुर रेंज आईजी की जिम्मेदारी ली उसके बाद सर ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया और बीते 6 महीने में तकरीबन 75% जो क्राइम है साइबर क्राइम वो कम हुआ पूरे देश में, जो कि उस मेवात एरिया से भरतपुर के किया जा रहा था। सर किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया जानना चाहेंगे सर। अगर विनय आप देखें तो जो साइबर क्राइम है वो आज की एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है और न सिर्फ ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसकी निजी जीवन के लिए, बल्कि साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें तो आज के समय में बैंकिंग सर्विसेज सारी की सारी इंटरनेट पे जा चुकी है, शिक्षा दीक्षा इंटरनेट पे जा चुकी है, परचेजिंग अगर आप देख लें तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन परचेजिंग बहुत बड़े पैमाने पे करने लगे हैं। घर का राशन पानी तक इसके ऊपर आने लगा है। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम, भर्तियों के एग्ज़ाम, तो एक तरीके से आप देखें तो पूरा का पूरा जो हमारा जीवन है वो ऑनलाइन हो चुका है काफ़ी हद तक, और इसके साथ ही इसकी सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है। जितना ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी डिटेल ऑनलाइन है, उतना ज़्यादा ही उनका खतरा भी बढ़ जाता है कि ऑनलाइन सूचनाओं का उपयोग करके कोई हमारे साथ ठगी नहीं कर ले। साथ में सोशल मीडिया, उस पर हम अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, उससे लोगों को हमारे बारे में पता चलता रहता है, हमारे परिवार के बारे में पता चलता रहता है, और दूसरों से संपर्क करना ही बहुत आसान हो गया है इस ऑनलाइन दुनिया में। तो जो अपराधी हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए बड़ा आसान है कि किसी के साथ संपर्क कर लें और उनके साथ चीटिंग कर लें। जी। मूल रूप से जो साइबर क्राइम था उसको एक जो सामान्य समझ है वो कहते हैं कि जामताड़ा झारखंड से उद्भूत हुआ था और वो नंबर 1 पे चलता था। लेकिन पिछले कुछ समय में ये देखा गया कि हमारा जो डीग क्षेत्र है भरतपुर रेंज का, जो कि हमारा मेवात का पार्ट आता है, वो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच गया था और पूरे भारतवर्ष का 19% साइबर क्राइम केवल डीग जैसे छोटे से जिले से उद्भूत हो रहा था। पूरे भारतवर्ष में उनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा था, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सेक्सटॉर्शन का था। ये बात वाकई में बड़ी चिंता की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी ने इसको प्रायोरिटी पे लिया और मुख्यतः उनकी तरफ से निर्देश आया कि भाई ये साइबर क्राइम जो है वो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जिस भी राज्य में जाते हैं, बात करते हैं, जहाँ के लोग मिलते हैं, वो इस बात की ज़रूर इस बात को उठाते हैं कि भाई आपके राजस्थान राज्य से हमारे क्षेत्रों में साइबर क्राइम हो रहा है। तो इसको चूंकि एक चुनौती के तौर पे एक्सेप्ट करते हुए और टास्क दिया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, उसी आधार पे पुलिस मुख्यालय में हमारे डीजीपी सर युवर साहू सर की तरफ से एक विस्तृत रणनीति बनी ऑपरेशन एंटीवायरस की, और प्रायोगिक तौर पे हमने सबसे पहले उसको शुरू किया अपने मेवात में, और उसकी जो कार्रवाई हुई, जो रणनीति बना करके जो काम किया गया, उसके कारण आज पिछले सिर्फ 5 महीनों के अंदर 73% जो क्राइम जो कि डीग से क्रिमिनल्स कर रहे थे पूरे भारतवर्ष में, उसमें कमी आई है। और ये एनसीआरपी का डेटा है, 1930 पे जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका डेटा है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं मानता हूँ कि जो रणनीति थी उसको वैलिडेट करती है कि जो रणनीति बनाई गई, जिस पे काम किया गया, उसका असर सकारात्मक आ रहा है और उससे साइबर क्राइम रोका जा सकता है। उसी आधार पर माननीय हमारे डीजीपी सर ने और हमारे डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी सर ने इसको पूरे राजस्थान राज्य में चलाने का निर्णय लिया और आज के समय में पूरे राजस्थान में ऑपरेशन एंटीवायरस हर जिले में चलाया जा रहा है। सर ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो सिम कार्ड्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको भी ब्लॉक कराया जा रहा है, जिसका उपयोग साइबर क्रिमिनल्स करते हैं वारदातों को अंजाम देने में। सर इसको किस तरह से ब्लॉक कराया जाता है और इसका फ़ायदा सर किस तरह से पुलिस को और आमजन को मिल रहा है, सर वो भी जानना चाहेंगे। मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो जो हमारी रणनीति ऑपरेशन एंटीवायरस के पहले की थी और उसके बाद की थी, सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसके पहले की रणनीति में हम लोग तब भी सिम को बंद करा रहे थे, तब भी IMEI को बंद करा रहे थे, लेकिन उसका असर साइबर क्राइम की कमी के तौर पे नहीं आ पा रहा था। वो भी एक अच्छा प्रयास है और वो भी करते रहना चाहिए, लेकिन उसके कारण साइबर क्राइम में कोई कमी नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि सिम की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। सभी राज्यों से सिम यहाँ पे पहुँच रहे थे और ऐसे भी साइबर क्रिमिनल्स अपना सिम कुछ दिन में परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, बहुत लंबे समय तक उसका यूज़ नहीं करते हैं, पकड़े जाने का खतरा होता है। इसी प्रकार से जो IMEI होते हैं वो भी चोरी के मोबाइल से लगातार विभिन्न राज्यों से आते रहते हैं और उसका उपयोग ये लोग करते रहते हैं।
तो मूल रूप से जो रणनीति में परिवर्तन था उसका बेसिक पार्ट ये था कि बजाय सिम एंड मोबाइल को बंद कराने पे फोकस करने के, हम लोग उसके उपयोग करने वाले को बंद करें जी। हम उन अपराधियों को बंद करें जो उनका उपयोग कर रहे हैं। और ऑपरेशन एंटीवायरस की यही मूल रणनीति है। हमने क्या किया कि हमने जो प्रतिबिंब पोर्टल है उस पर जो हमें डेटा मिलता है, उस डेटा के आधार पर एनालिसिस करके हमने एक तो सभी गाँव में, सभी पुलिस स्टेशन में डायरेक्टरी बनाई कौन कौन साइबर क्राइम कर रहा है, और फिर वहाँ पे कॉर्डन करके पूरे गांव को घेर के दबिश दे के सर्च करके, और जितने भी मोबाइल्स जो यूज में होते थे साइबर क्राइम में उनको पकड़ा गया। उसमें बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं हमें, उनके डेटा मिल जाता है, उनका अश्लील वीडियोस मिल जाते हैं, उनके चैट्स मिल जाते हैं। उसके आधार पे फिर हमने खुद मुकदमा बनाया, पुलिस कंप्लेंट बनी उसमें, और करीब 200 के आसपास FIR दर्ज कर चुके हैं, 600 के आसपास उसमें मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, और गंभीर धाराओं में हमने गिरफ्तारी की। ऐसी धाराएं लगाई इसमें कोई उम्र कैद तक की भी सजा थी। और साथ में जब जमानत के लोग गए तो जमानत का भी हमने पुरजोर विरोध किया हर स्तर पे, इसके कारण इनको महीनों तक जमानत नहीं मिली। न्यायपालिका का भी इसमें बहुत, मैं मानूंगा कि सकारात्मक भूमिका रही, और जो हमारे लोक अभियोजक थे उनकी बड़ी सकारात्मक भूमिका रही। प्रोसिक्यूशन ने जमानत का पुरजोर विरोध किया, और जब लंबे समय तक वो लोग जेल में रहे, गंभीर धाराओं में बंद हुए, उनकी संपत्तियों को हमने जब्त करना शुरू किया, जो उनकी कारें थी उनको मुकदमे में जब्त करना शुरू किया बजाय 102 CRPC में जब्त करने के। इन सब का उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा। उन्होंने साइबर क्राइम या तो छोड़ा, या तो शिफ्ट हुए, या तो जेल में। इसके कारण से ये कमी आई थी। अभी भी हम लोग IMEI सिम को बंद करा रहे हैं, वो भी हमारी स्ट्रेटजी का एक छोटा पार्ट है, लेकिन मूल रूप से जो अपराधी हैं उसको बंद करने पर फोकस कर रहे हैं। सर, इसी ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये भी देखा जा रहा है कि जो साइबर अपराधी हैं उनके द्वारा जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है या इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उनको भी सर तोड़ा जा रहा है सर। हाँ, वो किस तरह की कार्रवाई? इसमें दो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन भी पुलिस की तरफ से किया गया, जिसमें कि जिन लोगों ने अपने अवैध परिसंपत्तियों का जनन किया था साइबर अपराध के पैसों से, और सरकारी भूमि पे, वन भूमि पे बड़े बड़े उन्होंने अपने घर बना लिया थी, इमारतें बना ली थी, उनको नियमानुसार विधिक तरीके से ध्वस्त किया गया प्रशासन के सहयोग से। प्रशासन का इसमें बहुत सकारात्मक भूमिका रही। और उसके साथ ही जिन लोगों ने पुलिस का विरोध किया, पुलिस के ऊपर हमले किए, पुलिस के ऊपर फायरिंग की, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसमें भी काफ़ी लोग जो थे उनको जब उसका जवाब मिला घायल हुए, तो उसका भी एक उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ा इस अपराध को कम करने में, और लोग इस अपराध से दूर जाने लगे। सर, बीच में मैं खबर देख रहा था, एक पूरी गांव में महापंचायत हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि जो साइबर क्राइम करेगा हम लोग उसकी शिकायत खुद इन्फॉर्मेशन पुलिस को देंगे और उसके खिलाफ हम लोग उसको बाहर भी निकालेंगे। सर, वो किस तरह की चीज़ सर सामने हुई थी? कई पंचायतें वहाँ पर ऑर्गेनाइज की, वो भी हमारे एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि जहाँ एक तरफ पुलिस की तरफ से लीगल एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनको समझा करके भी इस अपराध से दूर किया जाए। क्योंकि मूल रूप से उसमें प्रश्न ये था कि जो मेवात के बच्चे हैं उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लगातार अगर अपराध में ही ग्रस्त रहेंगे और वहाँ का एनवायरनमेंट वही बना रहेगा कि अगर वो वापस ही मान लीजिए पकड़े गए और वापस उस पर्यावरण में गए जहाँ की अपराध करना एक गर्व की बात हो या अपराध करना एक जीवन जीने का तरीका बन जाए, तो फिर पुनः उस अपराध में शामिल हो जाएंगे। उसके लिए लोगों को जोड़ा गया, जो वहाँ के सरपंच थे, प्रधान थे, मौजूद लोग थे, धर्मगुरु थे, उनके साथ मिलकर एक बड़ी पंचायतें की गई जगह जगह पे, जिनमें मैं भी खुद भी कईयों मैंने पार्टिसिपेट किया, और उनको इस बात को समझाया किस तरीके से आपके पूरे भविष्य को चौपट कर रहा है, आपकी नस्ल को चौपट कर रहा है, आपके ऊपर एक बदनामी का दाग लग रहा है। आप कभी भी किसी दूसरे शहर में जाते हैं, आप कभी भी किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो केवल मेवात का होना मात्र बताने से आपको अपराधी मान लिया जाता है। तो इन चीज़ों से दूर हटने के लिए बड़ी बड़ी पंचायतें की गई और उसका बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। और जिन जगहों में पंचायत की गई थी वहाँ पे एक्चुअल में अब साइबर क्राइम काफ़ी कम हो गया है। सर, ये तो ऑपरेशन एंटीवायरस की बात हमने की। सर, गौ तस्करों को लेकर भी लगातार अभियान जारी है। अभी हाल ही में मुठभेड़ भी हुई थी। तो सर, गौ तस्करों पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है सर, और किस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे। ये दो प्रमुख चुनौतियां थी मेवात क्षेत्र की। एक तो ऑपरेशन एंटीवायरस था, जिसको ऑपरेशन एंटीवायरस के द्वारा जो चुनौती थी साइबर क्राइम की, उससे निपटा गया। और दूसरा, हमने गो तस्करी और गोकशी की समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन नंदी प्रहार पूरे उस रेंज क्षेत्र में चलाया था। और उसके लिए अभी वर्तमान में हमने 3 विशेष क्यूआरटी गठित की है, जो कि मूल रूप से गौ तस्करी और गोकशी को रोकने के लिए काम करती है, रात में कार्यरत रहती है। अभी जो घटना हुई थी उसमें एक संदिग्ध गौ तस्कर की मृत्यु भी हुई थी, पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई, फायरिंग भी हुई, और उसमें भी हम लोगों ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है।
और अग्रिम कार्रवाई चल रही है। तो इसके अंदर का काफ़ी गो तस्करी और गो हत्या इसमें भी कमी आई है और इसको भी शून्य तक ले जाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। सर इसके अलावा सर 2 बड़ी चुनौतियां मेवात क्षेत्र की होगी सर, इसके अलावा और ऐसी कोई चुनौती जिसको आप मानते हैं उस पर काम अभी करना चाहिए या फिर और उसको अच्छे प्रभावी ढंग से काम उस पर काम इसके अलावा भी हम लोग पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं। इसमें कि एक तो बजरी का अवैध निर्गमन दोहन की लगातार शिकायतें आती हैं और अवैध माइनिंग की शिकायत आती है। इसके ऊपर भी ऑपरेशन अरावली हम लोगों ने शुरू में चलाया था और 1 महीने तक लगातार उस ऑपरेशन को चलाया। उससे काफ़ी हद तक उसके ऊपर नियंत्रण हुआ था और उसके लिए अब लगातार जो जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में टीम बनी हुई है, उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक लगातार उन मीटिंगों में जाते हैं। उसके लिए संयुक्त टीम बने हुए हैं, नाके लगे हुए हैं और लगातार उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। सर विशेषकर यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? वो साइबर क्राइम करते हुए जो पकड़े गए और अब उनको गिल्टी फील हो रही है और वो खुद भी इसको छोड़ना चाह रहे हैं, उनको लेके और बाकी लोगों को अवेयर करने के हिसाब से भी क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मूल रूप से अगर अवेयरनेस की हम बात करें तो साइबर क्राइम को लेकर के सावचेत रहना सबसे ज़रूरी है। पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ रही है, लेकिन अपराधियों की संख्या विभिन्न राज्यों में है, केवल मेवात में ही नहीं है बल्कि ये कई राज्यों से हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो इसमें जागरूकता जो है इसका सबसे अकाट्य हथियार है हमारे पास और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा कॉल आता है जो कि आपको बहुत अनयूजुअल लगे, आपको बहुत बड़ा लालच दे रहा हो कि कोई 50 लाख की चीज़ आपको कह रहा है 5 लाख में दे दूंगा, कोई 10 लाख की चीज़ कह रहा है 50,000 में दे दूंगा, तो जो डिफरेंस है ऐसा वास्तविक जीवन में होता नहीं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई फ़ोन कॉल आ रहा है तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। +92 नंबर के जो भारत के बाहर के नंबरों के कई लोगों के अननोन कॉल्स आ रहे हैं उसको उठाने से बचें। इसके अलावा भी खास करके महिलाओं की डीपी लगा करके जो सेक्सटॉर्शन के लिए कॉल करते हैं उसमें स्वयं पे नियंत्रण रखें, उससे बचें। और फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है और आपसे वैसी गलती हो ही जाती है तो तत्काल 1930 इस पर शिकायत अपनी दर्ज कराएं। ये नेशनल पोर्टल है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन है और उसके साथ ही तुरंत पुलिस के पास भी जाएं, पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। आप इस बात से नहीं झिझके कि हमारे साथ सेक्सटॉर्शन हुआ है, किसी ने हमारी फ़ोटो खींच ली है या हमने कोई वीडियो देख लिया है, उसके कारण आप लगातार ब्लैकमेल होते रहेंगे, आपका शोषण होता रहेगा और अंत में आपके पास पुलिस के पास जाने का ही चारा बचता है, क्योंकि जब तक आपके एक एक पैसे को नहीं ले लेंगे, आपका खून नहीं चूस लेंगे, तब तक आपको छोड़ेंगे जी। तो इसलिए तुरंत बिना समय गवाए 1930 पे कंप्लेंट दर्ज कराएं और पुलिस के पास जाएं। तो ये तो जागरूकता वाली बात है। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो पुलिस का प्राथमिकताएं हैं बहुत स्पष्ट है कि पुलिस किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से बिगड़ने नहीं देगी। राज्य सरकार इस बात को लेकर के बिल्कुल कृत संकल्प है कि अपराधों पर नियंत्रण करना है, खत्म करना है, कम करना है। तो इसलिए बचने का तो कोई तरीका बच नहीं रहा है। बेहतर ये होगा कि एक तरफ तो हम लोग अपने वैध तरीकों को अपनाएं जीवन यापन के लिए, छोटे से लाभ के लिए अपने पूरे भविष्य को बर्बाद नहीं करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनको हम कौन सा भविष्य दे रहे हैं। मेवात के बच्चे जो हैं वो कोई किसी से कम इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ही शार्प माइंड के हैं। वहाँ जो काम करें आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो उन कामों में लगे हुए हैं जो कि शिक्षा से दूर वाले काम हैं। बहुत सारे बच्चे मैकेनिक हैं, एक्सकेवेटर चलाते हैं, डंपर चलाते हैं बहुत बड़े बड़े, बट उसमें बहुत निपुण हैं। तो उनको भी शिक्षा की तरफ लेकर के जाएं, पढ़ाएं लिखाएं और कल को वो भी बड़े बड़े पदों पे बैठेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। इस तरीके से अपने भविष्य को संवारने के लिए कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय जी राजस्थान को दिया।